होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लामाचौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10 का व्याकरण का भाग 1 रचना के आधार पर वाक्य के भेद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, इससे पहली कक्षा में 9th में आपने वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर देखे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जो आपने कक्षा 9 में पढ़े। तो आज कक्षा 10 में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उनके बारे में आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाक्य भेद पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा कि वाक्य है क्या। तो वाक्य जो होता है ऐसा सार्थक शब्द समूह, मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा आशय प्रकट कर वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। एक सरल वाक्य के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि वाक्य क्या होता है। शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसको हम एक व्यवस्थित तरीके से कहते हैं, और उसके बाद वह जो शब्द समूह आप व्यवस्थित तरीके से उसको लगा रहे हैं उससे आपका क्या बनता है? एक वाक्य बनता है, यानी कि एक पूरा सेंटेंस आपका सही रूप से एक सेंटेंस बनता है। मैंने आपको पहली कक्षा में भी पढ़ाया कि जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वर्ण होता है। क ख ग ये जो सब आप बोलते हैं ये वर्ण होता है। उसके बाद इन वर्णों को जोड़कर क म ल, तो ये हमारा क्या हो गया? एक शब्द हो गया। क म ल, हमने अलग अलग वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया क म ल, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? शब्द हो गया। इसी को जब हम वाक्य में एक व्यवस्थित रूप में लगाएंगे, जैसे मैंने कहा कमल बहुत सुंदर है, तो मैंने इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में लगाया और व्यवस्थित क्रम में लगाने के बाद हमें एक वाक्य मिला जो हमने कहा कि फूल कमल बहुत सुंदर है। तो इस तरह से बच्चों अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो एक व्यवस्थित तथा पूरा आशय प्रकट करता हो, व्यवस्थित क्रम में भी लगा हो और उसका अर्थ सही से सामने प्रकट हो रहा हो, वो आपका क्या होता है? वाक्य होता है। तो अगला है हमारा वाक्य के घटक अंग, यानी कि वाक्य के कितने, वाक्य के भी अंग होते हैं। हमारे वाक्य के भी अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। घटक भी कह सकते हैं आप इसको, अंग भी कह सकते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ये आप अपनी पहली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो उद्देश्य और विधेय, इन 2 चीजों को हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी कि उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम उद्देश्य की परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद जब आप इसकी परिभाषा को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य जो है इसकी परिभाषा है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, उस वाक्य में जो सेंटेंस जो वाक्य आप कह रहे हैं उसके बारे में, जिसके बारे में वो वाक्य कहा जा रहा है उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जो वाक्य आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं वह किसके बारे में है, वो आपका क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे पहला जो वाक्य है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। मैंने एक उदाहरण आपके लिए यहाँ पर लिखा कि सीता पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुस्तक पढ़ रही है, ये जो वाक्य है ये किसके लिए कहा गया है? सीता के लिए कहा गया है। यानी कि सीता यहाँ पर क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। ये आपका यहाँ पर उद्देश्य है, यानी कि जिसके बारे में जो बात कही जा रही है वो आपका क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। अब अगला सेंटेंस मैंने अगला उदाहरण लिखा, मोहन सो रहा है। मोहन सो रहा है। तो आप देख रहे हैं
आपने इस चीज को समझना है कि वाक्य में जिसके बारे में हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। यानी कि जिसके बारे में आपको यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। अब अगला है हमारा विधेय। विधेय क्या है? तो अब इसके बाद हम विधेय को जानेंगे कि विधेय क्या है। विधेय मैं आपको बताऊंगी। विधेय का मतलब होता है विधेय। पहला मैंने आपको उद्देश्य बताया कि यहाँ पर जो वाक्य जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे क्या कहेंगे आप, उद्देश्य कहेंगे। अगला है हमारा विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य यानी कि उद्देश्य क्या होगा, जिसके बारे में हम जो कुछ कह रहे हैं, जो उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो आपका क्या होगा, विधेय होगा। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। मोहन खेल रहा है। मोहन खेल रहा है। तो मोहन खेल रहा है में क्या होगा, आपको पता है कि मोहन इसमें क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, क्योंकि इसके बारे में खेल रहा है, कहा जा रहा है। अब इस मोहन के बारे में हम क्या चीज कह रहे हैं, यानी कि हमने मोहन के बारे में कहा कि वो खेल रहा है, तो खेल रहा है यहाँ पर क्या होगा, आपका विधेय हो जाएगा। ये आपका विधेय हो गया और ये आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। क्योंकि जिसके बारे में हम जो बात कह रहे हैं उसको उद्देश्य कहेंगे और जो उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ हम कह रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से आपको और समझाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। सीता पुस्तक लिखती है। एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा, सीता पुस्तक लिखती है। सीता पुस्तक लिखती है। सीता पुस्तक लिखती है। सीता पुस्तक लिखती है। तो इसमें आपने देखा कि सीता क्या है, सीता के बारे में ये चीज कही जा रही है कि पुस्तक को लिख रही है। तो सीता यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में जो चीज कही जा रही है उसको आप उद्देश्य कहेंगे और जो चीज उसके बारे में कही जाती है उसको आप क्या कह देंगे, विधेय कह देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा उद्देश्य और विधेय। वाक्य के घटक या अंग, आप इसको घटक भी कह सकते हैं, अंग भी कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं। तो वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय मैंने आपको बता दिया है। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में आप कोई बात कह रहे हैं और विधेय होता है जो चीज आप उसके बारे में बता रहे हैं उसको क्या कहेंगे, आप विधेय कहेंगे। और इस तरह से मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद के कितने भाग होते हैं ये आपको बताऊंगी कि कितने प्रकार के होते हैं। अब अगला है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अभी मैंने आपको रचना के आधार जो वाक्य है उनके घटक या अंग बताए। तो अगला हमारा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो जैसे कि आपने कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े, यहाँ पर हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। तो रचना के आधार पर बच्चों जो वाक्य के भेद हैं वो है 3 प्रकार के। सबसे पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो मैं एक एक करके आपको इनको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हमारा है सरल वाक्य। सरल वाक्य को देखेंगे, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्यों की पहचान क्या होती है कि इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, कोई काम एक ही होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस और हिंदी में बोला जाता है सरल वाक्य। तो इस तरह जिन वाक्यों में एक ही कार्य किया जाता है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी, आप ध्यान से देखेंगे। बच्चे लिख रहे हैं, एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है, बच्चे लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वह है लिखना। यहाँ पर एक ही कार्य हो रहा है, एक ही कार्य हो रहा है, केवल लिखने का काम हो रहा है। तो जहाँ पर एक मुख्य क्रिया होती है, क्रिया मतलब काम होना, जहाँ पर एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है वहाँ पर आपका क्या होता है, उसको सरल वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर है लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर लड़के क्या हो रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर खेलना क्या है, एक मुख्य क्रिया यानी कि एक कार्य हो रहा है, मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर आपका सरल वाक्य होगा। अब अगला है
वाक्य का जो अगला भेद हम देखेंगे वो देखेंगे संयुक्त सरल वाक्य के बाद अब हम दूसरा रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा जो भेद होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य जो होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। वाक्य दो होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, किसी समुच्चय बोधक और योजक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। हम उनको योजकों और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं। जैसे इसमें और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, नहीं, तो, अन्यथा आदि योजक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। मतलब जब भी आप उनको जोड़ेंगे तो उनमें आपको ये शब्द मिलेंगे, जैसे और हो गया, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, नहीं तो, अन्यथा योजक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, दो संयुक्त जो होते हैं जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से दो उपवाक्यों को जब हम समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जैसे एक उदाहरण, रात हुई और तारे निकले। रात हुई, एक ये हमारा वाक्य बना, रात हुई तारे निकले, दो उपवाक्य हैं यहाँ पर, रात हुई तारे निकले। तो हमने इसको एक अव्यय यानी कि एक समुच्चय बोधक योजक से जोड़ा। हमने कहा रात हुई और तारे निकले, तब हमारा जो ये वाक्य होगा ये सही होगा जब हम उसको जोड़ेंगे। यानी कि दो उपवाक्य हैं, दो उपवाक्यों को हमने समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा, रात हुई और तारे निकले। तो इस तरह से ये कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। अगला है, बरसात हुई और हम भागने लगे। बरसात हुई, जैसे ही बरसात हुई और हम भागने लगे। तो हमने इन दो उपवाक्यों को एक योजक से जोड़ा यानी कि और से जोड़ा, तो इस तरह से हमारा एक वाक्य बना। अगला है, उसने तेज दौड़ लगाई किंतु गाड़ी रुकी नहीं। उसने तेज दौड़ लगाई, अब इसको हमने किंतु से जोड़ा है। यहाँ पर आपको इतने सारे जो मैंने शब्द दिए हैं ये आपके योजक होते हैं, इन्हीं से आप उपवाक्यों को जोड़ेंगे संयुक्त वाक्य में, और, तथा, एवं, इसलिए। तो यहाँ पर हमने किंतु दिया है, ठीक है। तो इस तरह जब हम वाक्यों को इन उपवाक्यों से जोड़ते हैं तो उपवाक्यों को इन योजक और अव्ययों से जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया आपको, इसलिए बारिश हुई इसलिए मैं घर चला आया। तो इस तरह से आप इसको अव्यय को जोड़ेंगे, इसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब हमारा जो तीसरा है वो है मिश्र वाक्य। अब संयुक्त वाक्य के बाद मिश्र वाक्य हमारा क्या चल होता है, मिश्र वाक्य। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिश्र वाक्य, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य का जो तीसरा भेद है वो है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में क्या है, उसमें तो हम दो उपवाक्यों को योजक अव्यय से जोड़ रहे थे, तो इसमें क्या है, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और एक गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। पहचान है इनकी कि वह, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, जिसमें इस तरह की पहचान होती है। यानी कि ऐसे शब्द आपको उसमें मिलेंगे, ऐसे योजक चिन्ह आपको मिलेंगे, जैसे कि जो, वह एक साथ आपको मिलेंगे, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे। तो इस तरह इसमें क्या होता है, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। आपको केवल दो उपवाक्य नहीं, एक से अधिक उपवाक्य भी इसमें मिल सकते हैं, यानी कि तीन उपवाक्य भी आपके पास वाक्य हो सकते हैं इसमें। तो उनको आप ऐसे जोड़ेंगे और उनकी पहचान ये होती है कि वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, इस तरह से इन योजक शब्दों से वो जुड़े हुए होते हैं। तो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अभी मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इन तीनों को मैंने आपको बता दिया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अब मैं आपको थोड़े से उदाहरणों के माध्यम से तीनों को बताऊंगी, उदाहरण लेकर, फिर आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो इसको आगे हम देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहला
बालक रो रो कर चुप हो गया, ये एक सरल वाक्य है, ठीक है, इसमें एक क्रिया है, तो ये एक सरल वाक्य है कि बालक रो रो कर चुप हो गया। अब इसी सरल वाक्य को हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है। आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें कि आपको सरल वाक्य दिया रहेगा और आपको वो संयुक्त वाक्य में बदलना पड़ेगा, या आपको संयुक्त वाक्य दिया रहेगा वो आपको मिश्र वाक्य में बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे पहला सेंटेंस है बालक रो रो कर चुप हो गया, ये हमारा एक सरल वाक्य है, तो इसको हमने संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तो आप इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे बालक, नेक्स्ट हम देखेंगे, मैंने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर लिखे हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से जब हम इनको परिवर्तन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। आपके एग्जाम में जब भी वाक्य के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बदलने के लिए पूछा जाएगा। जैसे पहला सरल वाक्य से आपको संयुक्त वाक्य में बदलना पड़ेगा, अपना वाक्य संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में आपको बदलना पड़ेगा। तो जब आपको पता होगा तभी आप इसको बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सरल वाक्य लिखा है, बालक रो रो कर चुप हो गया, ये एक सरल वाक्य हमने लिखा है यहाँ पर, बालक रो रो कर चुप हो गया। तो जब हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा बालक रोता रहा, बालक रोता रहा और चुप हो गया, बालक रोता रहा और चुप हो गया। तो आपने देखा कि ये सरल वाक्य जो है इसको आपने जब संयुक्त वाक्य में चेंज किया तो आपने इसको और योजक से जोड़ा और दो उपवाक्य इसमें बने, तब आपका ये संयुक्त वाक्य बना। जैसे बालक रोता रहा और चुप हो गया, तो और से जब आपने इसको योजक से जोड़ा तो यहाँ आपका क्या बन गया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हो गया। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अगला है सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। तो इसका आप लिखेंगे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय, ये आपको किसमें चेंज बदलना है, संयुक्त वाक्य में। सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, ये भी आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है, और पक्षी बोलने लगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। तो इस तरह से आपका ये जो सरल वाक्य था इसको हमने किसमें बदला, संयुक्त वाक्य में बदला। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अगला है धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। तो धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है को हम जब मिश्रित वाक्य में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, जो व्यक्ति, इसमें मैंने आपको बोला कि जो, वह, इस तरह से आप इसमें योजक चिन्ह लगाएंगे। जो व्यक्ति धनी होगा वह हर चीज खरीद सकता है। तो इस तरह से आप इन्हें अपनी व्याकरण की बुक में देखेंगे, पूरी एक्सरसाइज आपको उसमें मिलेगी, और जब आप घर में अभ्यास करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में भी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज इससे संबंधित लेकर प्रस्तुत होंगी। तो आपको आज मैंने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो अब चलते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम परिवर्तन करेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में। तो सबसे पहले हमारा जो संयुक्त वाक्य है वह है वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। अब आपने देखा ये संयुक्त वाक्य है, वह तेज दौड़ता तो से ये जुड़ा हुआ है, दो उपवाक्य इससे जुड़े हुए हैं, तो से, तो गाड़ी मिल जाती। अगर हम इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। इसमें हम यदि लगाएंगे, यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। अगला है संयुक्त वाक्य मेरी गाय काली है और खेत में चल रही है। आप देख रहे हैं कि और योजक से ये जुड़ा हुआ है और दो उपवाक्य है इसमें, मेरी गाय काली है एक ये है, खेत पे चल रही है, इन दोनों को हमने और से जोड़ा है। तो अगर हम इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे, तो वो हो जाएगा मेरी जो गाय काली है वह खेत में चल रही है। मिश्र वाक्य में हम लिख देंगे कि मेरी जो गाय काली है वह खेत चल रही है।
अगला है संयुक्त वाक्य, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। अब इसको हमने मिश्र वाक्य में बदलना है, तो हम करेंगे जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। अगला है संयुक्त वाक्य, तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। तो इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो बोलेंगे कि जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। तो इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगले उदाहरण है, जैसे यहाँ पर एक सरल वाक्य मैंने लिखा है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो आप इसको संयुक्त वाक्य में अगर चेंज करना है हमने, तो हम लिखेंगे अंकित की कलम छूटी और वह गिर गई। तो हम इसको योजक से जोड़ेंगे और वह गिर गई। अब अगला है, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। अगर हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कि बादल घिरे और मोर नाचने लगा। उसके बाद अगला है हमारा, राम प्रथम आते ही खेलने लगा। तो हम इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे, राम प्रथम आया तथा खेलने लगा। अगला है, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। अब हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, सूरज निकला और फूल खिल उठे। अगला है सरल वाक्य, अभिमित तथा दीपक खेल कूद कर रहे हैं। अगर हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो यह हो जाएगा, अभिमित तथा दीपक खेल कूद कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना सिखाया। अब आगे हम देखते हैं रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतर हम कैसे करते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, राधा नाचती और गाती है। अगला है, मोहन हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे तो कहेंगे मोहन हंसा और बोला। सरल वाक्य, तुम पढ़कर सो जाना। तो इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे तो बोलेंगे तुम पढ़ना और सो जाना। अब सरल वाक्य है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो अंकित की कलम छूटी और गिर गई। तो इस तरह हम इनको बदलेंगे। अब अगला हमारा है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना। कैसे हम मिश्र वाक्य को एक सरल वाक्य में बदलते हैं वो अब आप सीखेंगे। जैसे मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, यद्यपि वह मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। यद्यपि वह मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है, मतलब पहले जैसा है। तो अगर हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। एक सिंपल सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो यद्यपि, फिर भी, ये सब हट जाएगा। हम एक सिंपल सेंटेंस इसको बनाएंगे, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। अगला है मिश्र वाक्य, चूँकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। चूँकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। अब हम इसको जब सरल वाक्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। तो ये एक सरल वाक्य हो जाएगा, इसमें चूँकि हट जाएगा, इसलिए हट जाएगा। ये एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। अब अगला है आपका मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वो क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अब आप इसको एक सरल वाक्य में जब बदलेंगे, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। अब इसमें हमने जो लगाया, वे लगाया, ये सब यहाँ से हट जाएगा। इसमें हम एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। अगला है मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। तो अब हम इसको एक सरल वाक्य में बोलेंगे, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। तो इस तरह से मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो में बता दी हैं। आप अपना अभ्यास कार्य भी घर में करते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको व्याकरण का अगला भाग लेकर आपके लिए प्रस्तुत